अध्याय 4 देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज यानी कि कानून की समझ। हमें बहुत सारे लॉज पता है, जैसे शादी के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, हमें पता है कि क्या एज होनी चाहिए कि हम और आप वोट कर सकें, हमें ये भी पता है कि प्रॉपर्टी को बेचें या खरीदें तो उसके लिए क्या लॉज होते हैं। तो ये कुछ लॉज हैं जो बहुत अमूमन हम देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं। तो कौन बनाता है इस लॉ को, हम ये देखते हैं कि ये जो संसद है वो बनाती है। और ये लॉ क्या सभी के लिए होता है, क्या ये सभी के लिए होंगे, कैसे नए लॉज बनते हैं, नए कानून बनते हैं, क्या अगर कोई कानून लोकप्रिय नहीं है या उसमें कंट्रोवर्सी है, कुछ उसमें दिक्कत है, किसी कम्युनिटी के लिए दिक्कत है या किसी या सोसाइटी के लिए दिक्कत है, तो क्या इसके लिए किया जाएगा। अगर कोई दमनकारी कानून बन गया तो फिर क्या करेंगे। तो नागरिक इस स्टेज में, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उनके पास क्या अधिकार है। मैं आपके पास एक सवाल रखता हूं। सवाल यह है कि एक सरकारी आदमी है, ये सरकारी आदमी अपने बेटे को मदद करता है छुपने में। उसके बेटे को कोर्ट ने, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कोई उसने क्राइम किया, गुनाह किया, उसके लिए 10 साल की सजा दे दी। लेकिन ये जो सरकारी साहब हैं, क्योंकि उनका बेटे का प्रेम है, इसीलिए वो उसको छुपाने में मदद करते हैं, छुपा देते हैं। और ये सरकारी आदमी है, जरा ध्यान रखिएगा, ये खुद सरकारी आदमी है। क्या ये सही है, सही काम किया इन्होंने? आपको भी लग रहा होगा कि ये गलत काम है। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट ने, जब न्यायालय ने अपना एक डिसीजन, फैसला दे दिया और 10 साल के लिए अप्रूव कर दिया कि भाई इन्होंने क्राइम किया है, कन्विक्ट हो गए हैं, तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो बाप हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कानून को किस तरीके से वायलेट किया इन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, उसकी धज्जियां उड़ा दी एक तरीके से। अब हमने ये देखा कि हिंदुस्तान, या ये कहें इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहले हुआ करता था, हमने ये देखा कि जो रूल ऑफ लॉ, अब हम जब स्वतंत्रता के बाद आए, हमें लगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी, या हमें कहें हिंदुस्तान के नागरिक, स्वतंत्र भारत में लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है, कानून के सामने चाहे कोई भी आदमी कहीं का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी जेंडर का हो, सेक्स का हो, किसी भी ग्राउंड पे कोई भी अगर आ रहा है कानून के सामने, लॉ के सामने, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, कोई भी कानून के ऊपर ना हो। कोई भी गुनाह किसी ने किया है या कानून को ब्रेक किया है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सभी के लिए होगी। कोई भी आदमी हो, अगर उसने वो काम किया तो उसको वो जेल जाना पड़ेगा या जो भी उस पर फाइन लगेगा। होता यह था कि जब हम पुराने ज़माने में जाते हैं तो हर एक शहर में, हर एक गांव में अलग अलग उनके कानून थे। मतलब होता यह था कि क्योंकि उस समय कोई ऐसा कोर्ट वोट तो थी नहीं, तो पनिशमेंट के केस में क्या होता है, जब सज़ा देने की बात आती थी तो एक ही क्राइम के लिए, एक ही गुनाह के लिए दो लोगों ने एक ही क्राइम किया है, उनको अलग अलग सज़ा दे दी जाती थी। इसका मतलब यह है कि खास तौर पे जो हमारी वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें जो लोअर जाति है, दलित हैं, या कहें जो उसमें पिरामिड में नीचे आते हैं, पिछड़ी जाति जिसे हम कहते हैं, उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी, उनको बड़ी गंभीर पनिशमेंट मिलती थी। फिर ये धीरे धीरे चेंज हुआ जब हम औपनिवेशिक पीरियड में आए, जब अंग्रेज आए। मैं अब ज़रा एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक रॉलेट एक्ट बना। रॉलेट एक्ट, पहले मैं बता दूं कि रॉलेट साहब जो हैं वो चेयरमैन थे। ये रॉलेट साहब थे, एक्चुअली जज थे, जज जो कमेटी थी जिन्होंने रॉलेट एक्ट की स्थापना की। अब ये जो था, ये बड़ा गंभीर कानून था। इसमें यह था कि ब्रिटिश राज जो है वो किसी को भी पकड़ सकता था बगैर ट्रायल के, उसको जेल में डाल सकता था।
महात्मा गांधी और बाकी बड़े नेताओं ने, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट जो है उसका अपोजिशन किया, लेकिन मतलब बिल जो विधेयक था। अब रॉलेट एक्ट फिर भी बन गया, लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, सब ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। उसके बाद फिर भी इसका ये बिल जो था विधेयक, ये कानून बन गया 10 मार्च 1919 को। अब इसके कारण पूरे देशव्यापी प्रोटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर पंजाब में हुआ तो जो अप्रैल 10 को 2 लीडर हैं, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको पकड़ लिया गया। 13 अप्रैल की बात है, एक मेला था जलियांवाला बाग में, वहाँ पर एक मीटिंग भी कॉल कर ली गई। तो वहाँ पर सब लोग बैठ के मिलके बात कर रहे थे। जनरल डायर की एंट्री होती है, उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग है उसके सारी एंट्री बंद कर दी, वहाँ लोगों को खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक पॉइंट की एंट्री जो थी वहाँ से घुस के उन्होंने सब पे गोलियां चलाई। वहाँ पर बच्चे थे, वहाँ पर बड़े थे, वहाँ पर औरतें थी, सब लोगों को अंधाधुंध गोली चला के मार दिया गया। ये बहुत बड़ा मैसेकर है। यानी यहाँ पर देखें आप, दाएं हाथ पे जनरल डायर और उसका सेना बल है, दल बल है, और बाएं हाथ पे निहत्ते गरीब हिंदुस्तानी हैं जिनके पास ना तो हथियार है, बेचारे कुछ नहीं कर सकते, केवल खड़े थे, बात कर रहे थे, किसी कानून के खिलाफ बोल रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई और आज भी इसको याद किया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, जो अंग्रेजी राज में जो लोग थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ लाया, यानी कानून को बराबर किया। लेकिन लोग इसको नहीं मानते, लेकिन हमको अगर सही, अंग्रेजों ने जो सही काम किया उसको मानना चाहिए। पहले ये कहते हैं, जो हिस्टोरियन हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि पहला जो कॉलोनियल लॉ था, वो आर्बिट्रेरी थे, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ताकि जो कानून है वो उसका दायरा बढ़ सके, कानून सही से बनाया जा सके। एक आर्बिट्रेरीनेस बताता हूं, यानी कि कुछ भी कानून बना देते थे ब्रिटिश वाले। उन्होंने कहा, एक सेडिशन एक्ट बना दिया 1870 में, उसमें यह था, सेडिशन था देशद्रोह का, जो कानून 2020-2019 में भी लगाया जा रहा है लोगों पे। तो ये ऐसा था कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बात करेगा, सरकार की आलोचना करेगा, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात थी, ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी अगर आलोचना करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो बगैर उसको कोर्ट जज के सामने जाए हुए उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध बात किया कि भाई ये क्या आप कर रहे हो, ब्रिटिश कुछ भी आर्बिट्रेरी यूज है अथॉरिटी का, कुछ भी पावर है तो आप कुछ भी लॉ लगा लेंगे। तो वो ये चाहते थे कि ये जो जिस तरीके से लॉ बनाया जा रहा है और किस तरीके से दबा के, दमनकारी तरीके से अपने कानूनों का पालन करवाया जा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर जस्टिस तो हो नहीं रही है, क्योंकि सबको बराबर नहीं समझा जा रहा है। बस आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, सीधा उसको पकड़ के आप या तो मार दे रहे हैं या फिर जेल में डाल दे रहे हैं। उसके बाद जब 19वीं सदी के अंत की बात बता रहा हूं, जब क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत वकील कम थे और जज कम थे, लेकिन जैसे ही लोग इसमें आने लगे, कानून की पढ़ाई करने लगे, कानून में आने लगे, जैसे आप देते हैं जिन्ना हो गए, या फिर अपने जो भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप जिनका भी नाम ले लें, अब्दुल कलाम साहब, सब ये जो लीगल प्रोफेशन की काफ़ी जानकारी थी इनको। तो उनका ये था कि उन्होंने कहा कि सबको राइट बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ के बढ़ोतरी में बहुत रोल प्ले किया। अब उसमें यह हुआ कि कई चीज़ें चेंज की गई। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ करता था, जो 2005 में आया। हम ये जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, संविधान हमारा आया, पहले तो जो भी चल रहा था हमारे अंग्रेजी शासन में जो चल रहा था, जब हमारा संविधान आ गया उसमें यह था कि अब हमारे लोग आ गए जो लॉ बनाते थे, कानून बनाते थे। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वो जाते हैं अपना लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट बैठ के, और जो पुराने लॉ हैं उनको चेंज भी करते हैं, अमेंड भी करते हैं। तो मैं बात कर रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें यह था कि जो बाप है उसकी प्रॉपर्टी वो बेटों को मिलेगी, बेटों को मिला करती थी। लेकिन ये जब आया लॉ, इसका मतलब ये था कि भाई अब लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी, माँ को भी, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशन, उन सबको मिलेगी। इसके अलावा पोल्यूशन और एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार और प्रदूषण, इसके लिए भी काफ़ी लॉ बने। तो कैसे नए लॉ बनते हैं, इसका क्या तरीका है, उसके लिए एक स्टोरी देखेंगे, और कैसे
बनता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा कि पार्लियामेंट संसद का बहुत बड़ा रोल होता है। और कैसे होता है? या तो जो एमपी है उनको पता हो हमारे समाज में ये चल रहा है, हमें ये लॉ बनाने की जरूरत है, या जो समाज है, सोसाइटी है, लोग हैं, वो अपनी बात कहते हैं और वो जो बात कहते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को बताते हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हमें ये चाहिए, तब ये चीज़ पार्लियामेंट में कोई एमपी उठाता है, फिर वो बिल पेश करता है, विधेयक पेश करता है, फिर वो कानून बनता है। तो पार्लियामेंट को भी तो पता चलना चाहिए, एमपी को भी तो पता चलना चाहिए कि ये इसकी मांग उठ रही है, इसकी वाकई में ज़रूरत है, ये लॉ हमें चाहिए, ये कानून हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं जब आपको ये बता रहा था कि एक और लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इसका मतलब ये है कि आदमी जो है हम हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है, आदमी जो है अपनी पत्नियों को मारता है। तो मारता है एक तो हाथ से, ऊपर से जबान से भी मारता है, अपने शरीर से भी मारता है। तो इंजरी केवल हाथ पैर से नहीं होती, फिजिकली नहीं होती, ये इमोशनली भी होती है। क्योंकि आप गलत बात कहते हैं, गंदी बात कहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं या उसको सेक्सुअली गलत तरीके से यूज़ करते हैं लेडीज़ को। तो यहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये इसको ज़रा बढ़ाया गया, मतलब इसको चेंज किया गया कि ये वो डोमेस्टिक मतलब ये है कि जो भी लोग रहते हैं, कि जो उस घर में रहते हैं, उस या फिर उस घर में रह चुके हैं, ठीक, उस मेल मेंबर के साथ, उस जिसके साथ भी ये वायलेंस कर रहा है, उन सब के लिए, वो सब इसके लिए ये लगा सकते हैं ये लॉ, अगर ये आदमी गलत काम करता है। तो आप समझिए ये लॉ कैसे बनता है, किस तरीके से गया। ये कुसुम और शाजिया हैं, ये एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिला संस्था में काम करते हैं। इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है, उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो पास हो गया। शुरुआत से शुरू करते हैं। 1991 की बात है कि ये महिला जो संस्था है, इसमें 2 औरतें आईं। एक औरत कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत शर्म आती है और मैं अब ये दोबारा नहीं ले सकती, मैं कहीं जा भी नहीं सकती, मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। फिर एक औरत आती है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ी है, वो ये कहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा मुझे बहुत मारते हैं और मुझे बहुत गलत बात कहते हैं, गालियाँ देते हैं। उनके पास मेरा बैंक अकाउंट का एक्सेस है, वो मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अब वो ये दोनों महिलाएं, क्योंकि महिलाएं हैं, जिस तरीके से हमारा समाज है, इन्होंने कहे कि बूढ़ी औरत कहती है कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती घर से, बस मुझे बचा लिया जाए, और दूसरी औरत कहती है कि मुझे बस मारना पड़े। तो ये शाजिया कहती है और कि देखो हमारे यहाँ जो लॉ है वो तो क्रिमिनल लॉ है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि बस आपको हल्की सी प्रोटेक्शन मिल जाए, ऐसा नहीं। अगर आप आएंगे कानून में तो फिर इसमें बहुत सारी धाराएं हैं और सज़ा भी होगी, जिनके खिलाफ आप बात करेंगे या कानून में जो प्रावधान होंगे वो लगेंगे उसके ऊपर। अब 1990 में क्या हो रहा था कि ये जो लॉ है, इसके लिए कई जगह पे, कई अलग अलग स्टेज पे, फोरम पे लोग मांग कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे। लोग चाहे लॉयर्स हो जाएं, चाहे आम महिलाएं हो जाएं, या वो जो पीड़ित महिलाएं हो जाएं, और बाकी और जो एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, वो ये बात कर रही थी कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो लॉ है, इसको पास किया जाए, इसको बनाया जाए। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट बना दिया गया, इसका प्रारूप तैयार कर दिया गया। तो हर आदमी डिस्कस कर रहा था कि कैसा लॉ होना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, कैसे ये औरतों को इस गंभीर समस्या से बचा पाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में औरतें घर में शादी करती हैं और उसके बाद वो काम नहीं करती हैं, जो आजकल चेंज हो गया है। तो उसके बाद क्या होगा अगर उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, उनको मारा जाए। तो यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, यहाँ पर जो महिला संस्थाएं हैं उन्होंने सामने पेश किया गवर्नमेंट के सामने कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, और उसके बाद फाइनली विधेयक आया पार्लियामेंट में 2002 में, और उसके बाद जब बिल आया तो वो लॉ बन गया, कानून बन गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने न्यूज़पेपर देखा, शाजिया ने और इन जो दूसरी महिलाएं, उन्होंने कहा ये तो लॉ गलत है, मतलब ये लॉ बना तो दिया लेकिन इसको तो डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, हमने जो कहा था वो तो पूरा आया ही नहीं। बहुत सारी जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उन्होंने जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, एक संसद की स्थायी समितियां होती हैं, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए जो आपने बिल बनाया है, प्रेजेंट किया है, जो लॉ बना दिया है, ये इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की, ये जो आपने प्रपोज किया है, ये तो इसमें आ ही नहीं रही है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने माँ बाप की तो बात कर ली, बच्चों का क्या होगा? बच्चे भी तो है इसमें, इसकी टेम्प्रेरी कस्टडी हुई, उसके बाद पैसे की बात करनी पड़ेगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये कस्टडी की बात होनी चाहिए। तो दिसंबर 2002 में जो स्थायी समिति है उन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन सिफारिशें प्रस्तुत की, राज्यसभा की बात भी सुनी और उसके बाद सारी चीज़ें मान ली गई। उसके बाद एक नया बिल बनाया गया, इसको 2005 में रीइंट्रोड्यूस किया गया संसद में, और उसके बाद दोनों पार्लियामेंट हाउस से, राज्यसभा लोकसभा से ये पास हो गया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं, और उसके बाद 2006 में ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जो प्रोटेक्शन है वो एक्ट पास हो गया, वो कानून बन गया उस रूप में जिस रूप में लोगों ने उसकी चाह की थी, मान्यता की थी, और वो चीज़ आ गई। अब यहाँ पर चीज़ें आपको लगता होगा खत्म हो जाएगी, है ना, लॉ तो बन गया, सब अपने घर जाएं, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये लॉ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ है, मॉनिटरी रिलीफ, पैसा चाहिए औरतों को, इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट, औरतों को मेडिकल में ज़्यादा पैसा लगता है, यहाँ से रास्ता शुरू होता है, यहाँ ख़त्म नहीं होता है लॉ बनने के बाद। अब क्या है, औरतों को बताना होगा, औरतों को समझाना होगा, आदमियों के दिल में, दिमाग में ये डर पैदा हो जाए कि हम औरत के खिलाफ ना कुछ बोल सकते हैं, ना उस पर हाथ उठा सकते हैं, जो हम लोग सालों साल से करते चले आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वो लोग जो है जो ये गलत काम करते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, सब आदमी ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे आदमी होते हैं जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हैं, औरतों को दबाते हैं। यहाँ पर एक इक्वल रिलेशनशिप एंड वायलेंस फ्री का एक चित्र दिखा रहा हूँ, बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त। अब होता यह है कि औरतें बेचारी, उनको परेशान तो किया जा रहा है, और उसके बाद उनको हम कह रहे हैं विक्टिम, ठीक, मतलब वो आदमी और समाज सब औरतों पे अत्याचार कर रहे हैं, फिर हम उन्हें विक्टिम कहने लगते हैं। तो इनमें कहा गया कि भाई आप विक्टिम क्यों कह रहे हो इनको, ये आप इनको सर्वाइवर क्यों नहीं कह रहे हो? उस औरत ने क्या गड़बड़ की है? वो तो बेचारी, उसको तो परेशान किया गया आपने, तो उसको सर्वाइवर कहिए, उसको विक्टिम बताया जा रहा है। तो ये इसमें बड़ी चीज़ें कही गई, कई जगह ऐसी चीज़ें आई कि इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री, और डोमेस्टिक वायलेंस की हमने बात की, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमने उदाहरण लिया, इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारा नागरिक का क्या रोल है, कैसे हम पार्लियामेंट की मदद करते हैं, हमारे कंसर्न जो है, हमारे एस्पिरेशन क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उस हिसाब से लॉज बनते हैं, कानून बनाने में हम पार्लियामेंट की मदद करते हैं। इसी से तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काम में आई, कैसे लोगों की बात सुनी गई, और भी बहुत सारे, जैसे टीवी रिपोर्ट्स है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल्स हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है, लोकल मीटिंग्स जो होती है, इन्होंने कितना बड़ा रोल अदा किया। इस पार्लियामेंट इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देती है, तो इससे क्या हो जाता है कि चीज़ें ईजिली बनती है, और ये टीवी न्यूज़पेपर जो है वो चीज़ों को लोगों के सामने भी रखते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आती है, लोगों को पता होता है सरकार क्या कर रही है। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए अलोकप्रिय और कंट्रोवर्शियल, दमनकारी या गलत कानून बना दिया जाए, मान लीजिए अब संसद ऐसा कानून पास कर दें जो लोकप्रिय नहीं है। कई बार जो लॉ है, कानून है, वो संवैधानिक तौर पे सही होते हैं, लीगल भी होते हैं, कानूनी वैधता होती है, लेकिन अनपॉपुलर होते हैं, अलोकप्रिय हो जाते हैं, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे होते। इसके पीछे एक इंटेंशन होती है कि वो किसी न किसी को परेशान करे, किसी कम्युनिटी को परेशान करे, किन्हीं लोगों को परेशान करे, किसी जाति को परेशान करे। तो लोग जो है इसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, टीवी पे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है हमारी, लोकतंत्र, इसमें सिटीजन लोग अपनी अनविलिंगनेस कह सकते हैं कि हम इस लॉ को नहीं मानना चाहते, हम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। जब बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं, जब ये मांग उठती है, तब पार्लियामेंट पे प्रेशर पड़ता है, तब सरकार पे प्रेशर पड़ता है, और सरकार को इसको चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि गलत कानून बना दिए तो आपने बना दिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, म्यूनिसिपल लॉ, जो म्यूनिसिपल लिमिट्स होते हैं, यहाँ पर नगर निगम के जो कानून होते हैं, उसमें यह है कि वहाँ पर जो लोग खड़े हो जाते हैं ठेली लगा के खड़े हो जाते हैं। अब उनको कहा कि ये जो लोग हैं, म्यूनिसिपल वाले लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर अपना धंधा कर रहे हैं और बिल्कुल लोगों का आना जाना बाध्य हो रहा है, ये ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उनको देखें, जो बेचारे रेडी पटरी वाले हैं, उनके लिए क्या, वो तो अपनी रोटी कमा रहे हैं यहाँ से,
है ना, वो उस सिटी को, उन लोगों को बहुत सस्ते में सामान मिल रहे हैं और बिल्कुल इजीली अवेलेबल बना रहे हैं। तो अगर आप एक लॉ बना दें केवल नॉर्मल पब्लिक के बारे में तो ठीक है, या फिर आप उनको भी सोचेंगे जो रेडी पटरी वाले गरीब लोग हैं, उनका बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे लॉ हो सकते हैं जिसको सरकार चेंज कर सकती है, क्योंकि संवैधानिक और वैधता अगर पास भी हो या उसको पास भी कर दिया जाए तो आप ये नहीं समझ सकते कि बाकी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा, गरीब अमीर या वो जो अफेक्टेड है उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक महिला के बारे में बात करना चाहूँगा, इनका नाम है रोज़ा पार्क्स। अफ्रो अमेरिकन औरत थी, ये बस में बैठी थी, इनको कहा गया कि आप उतरिए, हटिए इस सीट से, यहाँ पर गोरा आके बैठेगा, ये गोरा बैठना है। एक वाइट मैन को जगह देनी थी। 1 दिसंबर 1955 की बात है। इसके बाद ये स्पार्क था जिसमें आग लगी और आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद सिविल राइट एक्ट ये 1964 में बनाया गया और कोई भी रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, इसके खिलाफ, इसके बेसिस पे यूएसए में कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये लॉ बना दिया गया वहाँ पे। जो इतनी हमने बात की उसमें यह है कि हम किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ हम आलोचना कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं मिलके। ठीक, जो एमपी हैं, विधायक हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उनको इलेक्ट किया हुआ है, हमने उनको भेजा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। हमको अगर उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी होती है कि वो ठीक से काम करे, और ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम ये इंश्योर करें कि पार्लियामेंट ठीक से काम करे। वो अगर हमारे लिए, हमने उनको चुना है और वो हमारे खिलाफ ही लॉ बना रही है तो कोई मतलब ही नहीं है संसद का, है ना। अगर उन्होंने अच्छा कानून बनाया तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी आपको, अच्छी उनकी तारीफ करिए। लेकिन अगर वो किसी माइनॉरिटी या किसी एक जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं या ऐसा कानून बना रहे हैं तो हमको चेंज करवाना पड़ेगा वो चीज़। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि आलोचना, यानी अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि जो सही नहीं है उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। और एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनना, एवोल्यूशन होना। सेडिशन मतलब ये होता है कि जो हमने अभी देखा, देशद्रोह का कानून, अगर कोई भी खिलाफ बात करे सरकार के तो उसको सीधा जेल में डाल दो। रिप्रेसिव मतलब होता है दमनकारी, इसका मतलब जो नॉर्मल तरीका है उसको खिलाफ दबा के कानून पास करना या काम लेना। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।